नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी प्रसन्न होंगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गे आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव अप्रोच से भरें, आप लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, यही हमारी उनसे कामना है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। पढ़ने के क्रम में जो बाल विकास हम पढ़ रहे थे, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग। संवेगात्मक विकास अगर हम सामान्यतः कहें तो एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो इमोशन है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है इमूवर, और अर्थ होता है उसका उत्तेजित करना या उथल पुथल करना। तो मन के भावों को उत्तेजित करना या उथल पुथल करना या आंतरिक भावों को बढ़ा देना ही हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक है, ये जो संवेग हैं सामान्यतः एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो संवेग हैं इनका जन्म होता है मूल प्रवृत्तियों से। एक शब्द आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, मूल प्रवृत्ति। जो संवेग हैं इन संवेगों का जन्म होता है हमारी मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात रूप से पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात हैं और मूल प्रवृत्तियों की जो जनक माने जाते हैं वो जनक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों के जनक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात होती हैं और मूल प्रवृत्तियों को के जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल माने जाते हैं, है ना। सामान्यतः एक कथन कहा जाता है कि मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे हम कह लें कि पंछी का घोंसला बना ले जाना, है ना, मछलियों का तैरना, हमारा डर जाने पर भागना या भूख लगने पर बच्चे का रोना, ये जितनी भी चीज़ें हैं मूल प्रवृत्तियां हैं, इन्हें कोई सिखाता नहीं है, है ना। और इन मूल प्रवृत्तियों से जन्म होता है संवेग का, और ये संवेग एक उथल पुथल उत्तेजित करते हैं हमें कार्य करने के लिए, हमें व्यवहार करने के लिए। ठीक है, तो संवेग की एक परिभाषा है वुडवर्थ की। इन्होंने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप एक सामान्य स्थिति में हो, आपके अंदर किसी मूल प्रवृत्ति ने जन्म लिया और मूल प्रवृत्ति से जन्म लेने के पश्चात आप तुरंत सांवेगिक हो गए, है ना। आपने कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखा, आप तुरंत एक सामान्य स्थिति से तेज तेज से हंसने लगे, है ना। आपकी दशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यह है संवेग। एक और कथन है रॉस का। रॉस कहते हैं संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रॉस कहते हैं संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक को सामान्यतः हम कह सकते हैं भावात्मक, भावात्मक या इमोशनल कह सकते हैं। हम भाविक रूप से परिवर्तन होंगे, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, है ना। जैसे सांप देखते ही डर जाना, एक संवेग उत्पन्न होगा, है ना। किसी अच्छे भोजन को देख करके मुंह में लार आने लगना, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं हमारे भावों के कारण उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो ये दोनों परिभाषाएं हमारे लिए इस संवेग में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने जो संवेग बताए हैं वो बताए हैं क्रोध, भय और प्रेम। सिगमंड फ्रायड ने 3 तरह के संवेग बताए हैं कि बालक के अंदर 3 तरह के संवेग होंगे, एक होगा क्रोध, एक होगा भय और एक होगा प्रेम, है ना। एक गेट्स महोदय थे, इन्होंने बताया कि जो संवेग हैं वो 5 तरीके के होते हैं। एक बताया क्रोध, भय, प्रेम, यही फ्रायड वाले, और 2 चीजें और जोड़ी, इन्होंने बताया दया और कामुकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संवेग का एक संक्षेप में बातें थी। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, जन्मजात हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से जन्म होता है संवेगों का। ठीक, विलियम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है वो 14 बताई है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, लिख लीजिएगा। अब जब 14 इनकी मूल प्रवृत्तियां हैं तो इन्होंने संवेग भी कितने बताए, इन मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेगों का भी जन्म होगा।
ठीक है, तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस संवेगात्मक विकास में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विकास की पीढ़ियों दर पीढ़ी, उसमें शैशवावस्था में कैसा संवेगात्मक विकास होगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होंगी जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, इसमें शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास देखेंगे तो पहला बिंदु हमारा है जन्म के समय। ठीक, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जन्म के समय हमने अभी आपसे बताया कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संवेग नहीं होता है। जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना पाई जाती है या जन्मजात रूप से बालक के अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, जन्म से या तो मूल प्रवृत्तियां होंगी और या तो उत्तेजना होगी। इसी उत्तेजना के कारण ही आपने देखा होगा बालक अपने हाथ पैरों को चलाता है, अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, आंखें घुमाता है। ठीक है, तो जन्म के समय बालक में किसी भी प्रकार का संवेग नहीं होगा, केवल उत्तेजना होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात होंगी, है ना। वो जब पैदा होगा तब इन मूल प्रवृत्तियों को बालक लेकर के पैदा होगा। ठीक है, अगला 3 माह में उत्तेजना के साथ साथ जिन संवेगों का जन्म होता है उनमें है कष्ट और प्रसन्नता। ठीक है, जन्म लिया हुआ बालक है, केवल मूवमेंट करेगा, अन्य कुछ चीजें नहीं करेगा, लेकिन लगभग 2 से 3 माह की अवस्था का जब बालक पहुंचेगा तो उसके अंदर कष्ट एवं प्रसन्नता के भाव भी, है ना। आप सोते सोते देखिए वो चौंक करके रोने लगेगा, कष्ट, है ना, या भूख लगने पर रोएगा, कष्ट एवं प्रसन्नता के भाव, है ना, मुस्कुराने लगेगा देख करके। आप उसकी तरफ, आपकी नजरें अगर उससे मिलेंगी, अगर कांटेक्ट हो गया तो बिल्कुल वो मुस्कुरा देगा इस अवस्था में भी। ठीक है, तो कष्ट एवं प्रसन्नता के भाव 3 माह में ये संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। 6 माह में ये संवेग तो हमारे रहेंगे ही, इसके साथ साथ भय, घृणा और प्रेम। भय, डरना, घृणा करना मतलब किसी चीज़ से डरना या कोई वस्तुएं अच्छी ना लगना तो उनके पास ना जाना। जैसे 6 माह के बालक में अक्सर वो माता के पास रहेगा, किसी अन्य व्यक्ति के पास या अन्य व्यक्ति के पास वो जाने की चेष्टा भी नहीं करेगा, ना जाना चाहेगा। तो भय, घृणा, प्रेम संवेग का भी जन्म हो जाएगा, ये पहले से रहेंगी। 12 माह के बालक में स्नेह नामक संवेग एक नया जन्म लेता है लगभग 12 माह की अवस्था में। 18 माह की अवस्था में उसके अंदर ईर्ष्या जन्म लेती है ना। और ये प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 18 माह की अवस्था में बच्चे के अंदर किस संवेग का जन्म होता है। तो 18 माह में उसके अंदर ईर्ष्या नामक संवेग का जन्म होगा, और 24 माह का जो बालक होगा एक हर्ष नामक एक अलग संवेग का जन्म होगा। हर्ष का मतलब है, इस बात को समझना, प्रसन्नता एक दूसरी चीज है, खुश होना अपने लिए, और हर्ष का मतलब है कि घर में कोई चीज आएगी तो हर्ष होगा, किसी अन्य कारणों से प्रसन्न होगा। ठीक है, यहां व्यक्तिगत कारण होंगे उसके खुश होने के, यहां अन्य कारण होंगे कि माँ खुश है तो मैं भी खुश हूं, पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, ये हर्ष वाली, है ना, तो ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कष्ट और प्रसन्नता को ध्यान रखिएगा और इस उत्तेजना को ध्यान में रखिएगा कि जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं, केवल और केवल उत्तेजना पाई जाएगी। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास हैं, इनको विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। बालक जो होगा वो माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, बालक का माता के प्रति प्रेम ओडिपस भावना ग्रंथि है। हमारे अंदर कुछ भावना ग्रंथियां पाई जाती हैं, भावना ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन भावना ग्रंथियों में एक है ओडिपस और एक है इलेक्ट्रा। ठीक है, बालक का माता के प्रति प्रेम ओडिपस भावना ग्रंथि है। अब बालक का माता से प्रेम होगा तो मतलब उसका पितृ विरोधी भावना ग्रंथि। ठीक, माता से प्रेम या पितृ विरोधी, अक्सर देखा होगा जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनका छोटी अवस्था में माता के साथ प्रेम अधिक होता है ना, वो माता के साथ प्रेम प्रदर्शित करते हैं। और जो बालिकाएं होती हैं वो अपने पिता की प्यारी होती हैं, दुलारी होती हैं। अक्सर हम लोगों ने वो मीम्स बनते देखे होंगे, पापा की परियां, है ना, तो ऐसी चीजें, वही बस। तो बालिकाएं जो हैं ये पिता के साथ प्रेम प्रदर्शित करती हैं, पिता के साथ उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और ये जो भावना ग्रंथि है वो इलेक्ट्रा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं पितृ प्रेम, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी मातृ विरोधी भावना ग्रंथि, मातृ विरोधी भावना ग्रंथि।
भावना ग्रंथि। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछता है कि मातृ विरोधी भावना ग्रंथि कौन सी है या किन में पाई जाती है, तो मातृ विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा है, बालिकाओं में पाई जाती है। पितृ विरोधी भावना ग्रंथि कौन सी है, ऑडिपस है। ठीक, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि है यानी वो माता के साथ प्रेम प्रदर्शित करेगा और बालक में पाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले हमारे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर नजर डालते हैं। तो एक व्यक्ति हैं कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस का एक कथन है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने कहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अब संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है तो इस वजह से इसे चरित्र निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। जितना संवेग बालक के नियंत्रित रहेंगे, है ना, जितना संवेगों पर, उसके क्रोध के संवेग नियंत्रित हैं, उसके भय का तो जाने दीजिए, प्रेम जैसे संवेग हैं, घृणा जैसे हैं, तो ये संवेग जितना बालक के नियंत्रित रहेंगे, बालक उतना सामाजिक होगा, उतना नैतिक होगा, मतलब उतना ही वो चारित्रिक होगा। तो चरित्र निर्माण की अवस्था है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा है। इसमें अगला पॉइंट है कि बालक के संवेगों में सामाजिकता एवं शिष्टता के भाव आ जाते हैं। हमने ये बिंदु भी बताया है कि जन्म के समय बालक में ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक के अंदर सामाजिकता के भाव आएंगे। तो संवेगों में सामाजिकता एवं शिष्टता के भाव, संवेगों और सामाजिकता से एक मिलन होगा उसका। ठीक है, तो संवेगों में भी सामाजिकता के भाव प्रदर्शित करने लगेगा। यौनोत्तेजना का अभाव, फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा शैशवावस्था में यौनोत्तेजित होता है, सेक्सुअल ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ग्रंथियां नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की यौनोत्तेजना नहीं होती है। इस कारण बालक के अंदर सखा भाव और बालिका के अंदर सखी भाव उत्पन्न होता है। जो बालिकाएं होंगी वो अपनी हम उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करेंगी, खेलेंगी, और जो बालक होंगे वो अपने ही हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना प्रदर्शित करते हैं या उसे चाहते हैं कि खेला जाए। इसके बाद अगला है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को देखेंगे। कोल एवं ब्रूस का एक और कथन है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, संवेगों के विकास में तीव्र परिवर्तन आएगा। पुराने वीडियोस आप देखिएगा तो वहां हमने बताया है कि शैशवावस्था में संवेगों का जन्म होता है। इस अवस्था में संवेग स्थायित्व को प्राप्त होते हैं, जो जन्म ले रहे हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए चरित्र निर्माण की अवस्था यह है। और इसके बाद किशोरावस्था में वो संवेग एक बार फिर से उथल पुथल मचाने के लिए आते हैं, उभर करके सामने आते हैं। तो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। हॉल का एक कथन है संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, चर्चा इसकी हो चुकी है। तो इन्हीं संवेगों के कारण ही इसे ऐसी अवस्थाएं कहा जाता है। अगला पॉइंट है काम प्रवृत्ति। यहाँ पर फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं या अन्य मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि यहाँ पर काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, केंद्रीय तत्व के रूप में पाई जाती है। सारी की सारी जितनी एनर्जी है वो इस रूप में बच्चे के अंदर समाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर आत्म प्रेम, स्वप्रेम एक बार फिर से आएगा। आत्म प्रेम शैशवावस्था में था, यहाँ पर फिर से आएगा। ठीक है, और समलिंगी प्रेम प्रदर्शित होगा। समलिंगी प्रेम में बालक मित्र बनाएगा, मंडली निर्माण करेगा। यहाँ पर भी हमने आपको बताया है कि मंडली निर्माण बाल्यावस्था में भी करेगा लेकिन अस्थायी होगी, है ना, लेकिन यही मंडली और टोली का निर्माण किशोरावस्था में करेगा जो स्थायी होंगी, है ना, शायद उम्र भर मित्र उसके साथ रहें। विषम लिंगी के प्रति प्रेम होगा तो उसे हम प्रेमिका से प्रदर्शित करते हैं। तो ये काम प्रवृत्तियों की भावनाएं किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र होती हैं। ठीक, तो ये था हमारा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। एक दो चीजें और ध्यान रखिए, एक दो सिद्धांत हैं, एक है जेम्स लैंगे सिद्धांत और एक है कैनन बार्ड सिद्धांत। जेम्स लैंगे सिद्धांत और एक है कैनन बार्ड सिद्धांत। कैनन बार्ड सिद्धांत
जेम्स लैंगे सिद्धांत और कैनन बार्ड सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन सिद्धांतों का संबंध किससे है? संवेगों से है। ठीक है, ये संवेग से संबंधित सिद्धांत हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जेम्स लैंगे सिद्धांत और कैनन बार्ड सिद्धांत का संबंध संवेगों से है ना। इन सिद्धांतों में क्या है, बहुत ज्यादा कभी ना तो पूछा गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। जेम्स लैंगे सिद्धांत कहता है कि पहले हमारे अंदर क्या है, क्रिया करेंगे, पहले हम क्रियाएं करेंगे और भावनाएं बाद में उत्पन्न होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई और गलती के लिए हम माफी मांगने जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और माफी मांगते मांगते रो देना, माफी मांगते मांगते रो देना उदाहरण है जेम्स लैंगे सिद्धांत का। ठीक है, लेकिन पहले भावनाएं उत्पन्न होंगी, बाद में क्रिया होगी। पहले हम रोएंगे, बाद में माफी मांगेंगे, ये कैनन बार्ड सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्रिया करेंगे, बाद में भावनाएं उत्पन्न होंगी, और कैनन बार्ड में पहले हम भावनाएं उत्पन्न होंगी, बाद में क्रिया करेंगे। खैर, ये एक अलग की बातें हो गई। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि कैनन बार्ड सिद्धांत और जेम्स लैंगे सिद्धांत का संबंध जो है वो संवेगों से है। ठीक है, इतनी बातें थी, इनको दोहरा लीजिएगा, पढ़िएगा, एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, रफली बनाते रहिएगा जिससे आपको ध्यान रहे। केवल स्क्रीनशॉट से ही हमारा काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इन बातों को। और रफली बनाएंगे तो आपका हेड, हैंड और माइंड तीनों वर्क करेंगे, और जब तीनों वर्क करेंगे तो जो चीज़ हम सीखेंगे वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।